हेलो दोस्तों, मैं हूं बसंत यादव और स्वागत करता हूं आप सबों को अपने चैनल पर। तो आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम किसी प्लांट के सेल या टिश्यू से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें कल्चर मीडियम में ग्रो कराकर। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम प्लांट की किसी कोशिका या उनके अन्य भाग जैसे परागकोश, पराग, भ्रूण या एम्ब्रॉयड से अत्यधिक संख्या में अजर्मीकृत अवस्था में संपूर्ण पौधे को विकसित करा सकते हैं। ठीक है। इसे आसान शब्दों में समझें तो हम किसी एलिड प्लांट से उसके टिश्यू या सेल को लेकर उनसे हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए डेफिनेशन। पौधों के अलग किए गए अजर्मीकृत अंग का प्रयोगशाला में पोषण माध्यम में विकसित कराया जाना पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। तो पौधों के जो अलग किए गए अंग यानी एक्स प्लांट को हम प्रयोगशाला में पोषण माध्यम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर कराया जाना, कल्चर करा के विकसित कराया जाना न्यू प्लांट के रूप में प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक। आगे देखते हैं। संरोप की प्रकृति के आधार पर अंग संवर्धन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। अंग संवर्धन, तो इसे हम निम्नलिखित प्रकार में बांट सकते हैं: मूल संवर्धन, पत्ती संवर्धन, प्ररव शीर्ष संवर्धन, पूर्ण पुष्प संवर्धन, अंडाशय संवर्धन, बीजांड संवर्धन, भ्रूण संवर्धन। ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। अजर्मीकृत पादप अंग से निकाले गए उत्तकों का उपयोग अगर पोषण माध्यम पर नए पौधों को विकसित कराने हेतु किया जाता है तो यह प्रक्रिया उत्तक संवर्धन कहलाता है। यानी जो हम पादप से निकाले गए हैं, अजर्मीकृत पादप से, उन उत्तकों का उपयोग प्रयोगशाला में पोषण माध्यम में न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, तब उसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगला है, नए चयन किए गए पौधों से अधिक संख्या में कम समय में कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है, अधिक से अधिक। ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक पौधा विकसित कराया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके प्रोसेस। तो स्टेप और प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन टिश्यू कल्चर, यहाँ मैंने इन प्रोसेस को लिख दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट। इसे हम डायग्राम में समझते जाएंगे। ठीक है। आगे डायग्राम देखेंगे, इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। हम सीधे डायग्राम में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एलिड प्लांट का चयन करते हैं। ठीक है। एलिड प्लांट से उसके हम टिश्यू या सेल या कोई अन्य ऑर्गन को एक्स प्लांट के रूप में यूज करते हैं। ठीक। एक्स प्लांट के रूप में अब इनके सेल, टिश्यू या कोई अन्य ऑर्गन को एक्स प्लांट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद हम इनका इनोकुलेशन यानी संरोपण करते हैं, जिसमें एक कल्चर ट्यूब लेते हैं। कल्चर ट्यूब में अंदर न्यूट्रेंट मीडियम भरते हैं और एक्स प्लांट को रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ट्यूब होता है उसके मुंह पर हम कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाहर से कोई बैक्टीरिया या फंगस अंदर प्रवेश ना करे या फिर अशुद्ध वायु अंदर प्रवेश ना करे। जो वायु प्रवेश करे वह शुद्ध हो। ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद न्यूट्रेंट मीडियम में जो हमारा एक्स प्लांट होता है वह ग्रो करता है और काइलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। काइलस के एक सेल को हम अगर हार्मोन उपचार करते हैं तो वह एक्स प्लांटलेट के रूप में विकसित होता है। ठीक है। प्लांटलेट बहुत छोटा पौधा होता है जो अंकुरित होते हुए पौधा होता है। अब वह प्लांटलेट न्यू प्लांट के रूप में विकसित होता है। अब इसे हम पॉटिंग करते हैं यानी गमलों में लगाते हैं। ठीक। अब इससे गमलों में लगाने के बाद हम इसे सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं या सीधा यहीं से हम सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले एलिड पौधा का चयन करते हैं। ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम एलिड पौधा का चयन करते हैं, फिर उसके
टिश्यू या सेल या ऑर्गन को हम एक्स प्लांट के रूप में यूज करते हैं, जिसे हम कल्चर ट्यूब में डालते हैं। उसमें कॉटन प्लग लगाया जाता है कल्चर ट्यूब में, क्योंकि अशुद्ध वायु या बैक्टीरिया फंगस अंदर प्रवेश ना करें, और कल्चर ट्यूब के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, और हम एक्स प्लांट को डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्स प्लांट से कैलस का फॉर्मेशन होता है। कैलस के फॉर्मेशन होने के बाद कैलस के अगर एक सेल को हम हार्मोन ट्रीटमेंट करते हैं, तब वह प्लांटलेट का विकास होता है। ठीक है, तो प्लांटलेट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम पॉटिंग के थ्रू गमलों में डालते हैं या सीधा सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इतनी होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेज, क्या महत्व है प्लांट टिश्यू कल्चर के। देखिए, पहला, आदर्श प्रायोगिक स्थितियों के होने पर एक एक्स प्लांट से लगभग 1 लाख पौधों को 1 वर्ष के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। यानी आदर्श प्रायोगिक स्थिति होने पर एक एक्स प्लांट से 1 लाख पौधे को 1 वर्ष में डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, उत्तक संवर्धन में प्रसुप्तावस्था, अपरिपक्वावस्था, इन सब का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करते हैं, महत्व नहीं होता है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस विधि के द्वारा विकसित पौधा जो होता है वह अपने मातृ पौधा के जैसा होता है। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कोई पौधा विकसित कराते हैं तो वह अपने मातृ पौधा के समान होता है। चौथा, इस तकनीक की सहायता से हम किसी विलुप्त प्राय, जैसे कोई पौधा नष्ट होने की स्थिति में है, लुप्त होने की स्थिति में है, तो ऐसे पौधों को प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम संरक्षण कर सकते हैं बहुत सारे मात्रा में उगाकर। ठीक है, अब हम और वायरस संक्रमित पौधे, जो ऐसे किसी पौधे पे वायरस या बैक्टीरिया संक्रमण करते हैं, तो उनके शीर्ष के उत्तक को हम कल्चर करके उनका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से हम ट्रांसजेनिक पौधों का विकास कर सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में। सातवां, इस तकनीक में समय तथा धन की बचत होती है। इसके द्वारा उत्पन्न किए गए उत्तक या पौधिका या पौधों में रोग जन्य जीव अनुपस्थित होते हैं। इस तकनीक से जो भी पौधा हम उत्पन्न करते हैं उनमें समय कम लगता है और धन की बचत होती है। ठीक है, और इसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां, उत्तक संवर्धन तकनीक में नियंत्रित वातावरण में लाभदायक पौधों तथा पौधों के उत्पादन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं तक था मेरा टॉपिक। धन्यवाद।